जब संविधान में अधिकार दिया गया और SC ST का रिजर्वेशन भी 9वीं अनुसूची में शुरू से ही डाला हुआ है कि संख्या के अनुपात में इसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसलिए अब इन लोगों पर भरोसा छोड़ करके नए युवा पीढ़ी को राजनीतिक कमान संभालना पड़ेगा, आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा और नए नेतृत्व को पैदा करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान एक राजा के घर में पैदा हुए, जिनके पिताजी 35 साल से अधिक सालों तक मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने ना गरीबी देखा। दूसरा बात, चिराग पासवान छुआछूत को नहीं झेला है, रामविलास पासवान छुआछूत को झेले। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी चौक पर और आपको बता दें कि आज भारत बंद है और भारत बंद रहने के कारण से जो है यहाँ पर देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कचहरी चौक पर और चारों बगल से जो है जाम लगाए हुए हैं, गाड़ी घोड़ा भी नहीं इधर आने जाने दे रहे हैं। और हम बता दें आपको कि आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। पहले तो पेट का लड़ाई चलता था, लेकिन अब जो है आरक्षण का लड़ाई चल रहा है। क्या कुछ मामला है देखिए यहाँ पर है भैया, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप भैया हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जो आप लोग इस मीडिया चैनल मतलब न्यूज को कवर कर रहे हैं और लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, ताकि समाज का आवाज़ लोगों के बीच जा रहा है। आप अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम आशीष नारायण हुआ, हम जमुई हांसडी के रहने वाले हैं और नगर परिषद में 15 साल प्रतिनिधित्व किए। अभी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्य में भी अपना रुचि रखते हैं। आज भारत बंद है, तो भारत बंद का क्या असर दिखेगा दलित परिवार के समाज के लोगों के द्वारा सरकार को? देखिए, ये जो SC ST आरक्षण में क्लासिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसको लेकर के पूरे भारत में दलित समुदाय के बीच में नाराजगी है और आक्रोशित है, क्योंकि यह समाज को सदियों से अधिकार नहीं मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद जब संविधान में अधिकार दिया गया और SC ST का रिजर्वेशन भी 9वीं अनुसूची में शुरू से ही डाला हुआ है कि संख्या के अनुपात में इसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब उस प्रतिनिधित्व को पूरा करने के बजाय भारत सरकार बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको और ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। जैसे आप ले लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, बैंकिंग सेक्टर में, आप ले लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, आज भी वहाँ पर हमारे लोग शामिल नहीं हैं। ना OBC के लोग पहुँचते हैं, ना SC ST के लोग पहुँचते हैं। आप सेंट्रल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरिएट ले लीजिए, उसमें एक भी लोग आपको OBC SC ST नज़र नहीं आएंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक से लेकर के बड़े बड़े जो बैंक हैं, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसमें OBC SC ST के लोग नहीं पहुंचे हैं। इसका परिणाम है कि हम लोगों को जितना अधिकार मिलना चाहिए था, हम लोगों को अधिकार मिला नहीं, और उसके बाद बिना अधिकार पूरा किए हुए ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर रहा है, जबकि उसको अधिकार भी नहीं है। दलितों के रिजर्वेशन में संसद को अधिकार है, वो 9वीं अनुसूची में है, इसलिए कोर्ट इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन जबरन कोर्ट अपने अधिकार से बाहर जा कर के असंवैधानिक तरीका से छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए पूरे समाज में नाराजगी है और लोग इसका जवाब, अगर अभी वर्तमान में चुनाव हो जाए तो लोग अपना वोट के माध्यम से इस गुस्सा को उतार करके सरकार को पदच्युत करने का काम करेंगे। अभी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हम दलित परिवार के लोग आखिर क्यों आरक्षण के लिए लड़ाई करते रहते हैं, कब तक ये चलेगा? देखिए, आरक्षण के लिए लड़ाई हम लोगों को इसलिए करना पड़ रहा है, जिस समय भारत में संवैधानिक रूप से अधिकार मिल गया तो दलितों के कई नेता हुए, पिछड़ों के भी कई नेता हुए। उनका लड़ाई का जो स्ट्रगल पीरियड था वो 1990 तक था। 1990 में जब मंडल आयोग लागू हो गया, आरक्षण मिल गया, तो वो लोग जो दलितों और पिछड़ों के स्थापित नेता जो बन गए, अब उन लोगों को लगता है कि हम अपने परिवार के लोगों को ही नेता बनाएं, मुख्यमंत्री बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए और अन्य पदों पर संसद के दरवाजे में भेजने का काम करें। और आम जनता के जो लोग हैं उसी के साथ वो खरीद फरोख्त शुरू कर दिए। जो दलित के नेता हैं वो दलितों के साथ ही बदफरोशी कर रहे हैं, जो पिछड़ों के नेता बने हुए हैं वो पिछड़ों का अधिकार हनन कर रहे हैं, वो अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने नाती को ही राजनीति में लाना चाह रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि नए युवा पीढ़ी के लोगों का नेतृत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जब तक नए विचारधाराओं का संकलन नहीं होगा, वो आएंगे नहीं राजनीति में, तो जो एक स्थिर पड़ाव ठहर गया है, ब्रेक लग गया है दलित और पिछड़ों के अधिकारों में, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अब इन लोगों पर भरोसा छोड़ करके नए युवा पीढ़ी को राजनीतिक कमान संभालना पड़ेगा, आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा और नए नेतृत्व को पैदा करना पड़ेगा। नए युवा का अगर बात कर रहे हैं तो अभी आप थोड़ा देर पहले भाषण भी दिए थे, तो अभी जो है युवा में चिराग पासवान जी
और पहले सांसद थे जमुई से और अब तो पूरा भारत का मंत्री बन गए और दलित परिवार से भी आते हैं। तो क्या लगता है कि आज के इस बैठक में जो ये रैली है इसमें चिराग पासवान जी को या फिर अरुण भारती जी को इस बैठक में आना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी जिनका नाम लिए, इसके पहले ही हम अभी आपको बोले कि जो मंडल कमीशन के टाइम आंदोलन में और जो उसके पहले लोग स्थापित नेता थे, तो रामविलास पासवान जी संघर्ष के नेता रहे हैं। उन्होंने संघर्ष किया, मंडल कमीशन को भी लागू कराने में उनका योगदान रहा। संपूर्ण भारत में दलितों के आवाज़ के रूप में कई बार लोकसभा, राज्यसभा जहां जरूरत पड़ा वहां आवाज़ उठाए। लेकिन आप उनके बारे में बोल रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान एक राजा के घर में पैदा हुए, जिनके पिताजी 35 साल से अधिक सालों तक मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने ना गरीबी देखा। दूसरा बात, चिराग पासवान छुआछूत को नहीं झेला है। रामविलास पासवान छुआछूत को झेले हैं, वो संघर्ष किए हैं। उनको कोई पासवान कहा है, कोई दुसाद कहा है, कोई हड़िया कहा है, लेकिन चिराग पासवान को कोई नहीं कहा। चिराग पासवान का जन्म राज परिवार में हो गया, क्योंकि उनके पिताजी तो मंत्री रहे, मंत्री जन्म हुआ और आज तक मंत्री बने, जब तक जीवित रहे वो, तो उनको इस चीज़ों का गरीबी का एहसास नहीं है। अरुण भारती जी रामविलास पासवान जी के दामाद है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि ये जो नेता लोग हैं, अब ये नेता नहीं है समाज के, ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अपने पिता के, अपने दादा के फसल काट रहे हैं, खा रहे हैं। ये लोग स्ट्रगलिंग लीडर नहीं है। अब जो युवा इस तरह के आंदोलनों से निकलेंगे, वो समाज का नेतृत्व करेंगे, तो हम लोगों का अधिकार में इजाफा होगा। और इन लोगों का क्या है, एक वोट बैंक मिल गया है जाति का, या उनके पिताजी के सम्मान से जो लोग जुड़े थे, उनका सौदाबाजी ये करते रहते हैं सत्तासीन पार्टियों के साथ, और अपना 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट टिकट बेचते हैं और अपना मंत्री और सांसद का कुर्सी रिजर्व करते हैं। इसलिए चिराग पासवान दलित के नेता नहीं हो सकते हैं। आप जीतन राम मांझी जी को ले लीजिए, वो अब दलित के लीडर नहीं रहे, जब तक स्ट्रगलिंग मोड में थे। अब उनको भी अपना बेटा का नेता बनाना है। जब अपने बेटा को नेता बनाना है, तो हमारे आपके बातों को तो वो बोलेंगे नहीं। हमारे और आपके जब लोग उभरेंगे तो उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, वो सदन में जाएंगे। लेकिन वो तो करना नहीं है, उनको अपने बेटा को नेता बनाने। तो इन लोगों का गति अब रुक गया है, ये हमारे समाज के नेता नहीं रहे। अब जो नए युवा पीढ़ी के लोग आएंगे, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। कहीं न कहीं जब चुनाव का टाइम आता है, जब उनको वोट का ज़रूरी रहता है, तो बोलता है कि हम गरीब का नेता हैं, गरीब का मसीहा हैं। तो क्या लगता है वो सब बातें कहाँ चले जाते हैं? जैसे देखिए, जब वो बोलते हैं, दो चीज़ें इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ के गरीब समुदाय के लोग जो दलित पिछड़े हैं, हम लोग जैसे युवा पीढ़ी के लोगों को, कि एक टाइम था बिहार में नारा चलता था कि खटिया पर नहीं बैठने देते थे। आज देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं पंचायत समिति मुखिया, धीरे धीरे विधायक मंत्री बनना शुरू किए। तो वही कैसेट अब बजाइएगा कि खटिया पर नहीं बैठने देते थे, वो जमाना गुजर गया है। तो ये लोग जो बोलते हैं कि गरीब का नेता है, तो अब अभी आप ले लीजिए, हम 2-4 चीज़ों से आपको बताना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनको एमएसएमई मंत्रालय मिला है। एमएसएमई मंत्रालय है छोटे छोटे लोगों को उद्योग लगाने का, जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, या जो उनसे बीड़ी बनाते हैं इस टाइप का, या सूता का, कपड़ा का कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, वैसे लोगों को रोजगार देने का। पूरे बिहार लेवल पर आप सर्वे करिएगा, भारत का तो छोड़ दीजिए, जिस राज्य से वो हैं, और वो खासकर गया से चुनाव जीते हैं, आप उस लोकसभा में जाइएगा, वो मांझी समुदाय के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं होता है, उसको कैसे रोजगार दिलवा देंगे? पासवान समुदाय के पास 1-2 कट्ठा जमीन होता है कहीं कभार, उस आदमी का अपने इतना पारिवारिक बंटवारा हो चुका है कि उसके पास जमीन नहीं है। आप रविदास समुदाय के पास जमीन नहीं है, तो उन लोगों को जरा एक रोजगार अपने मंत्रालय से, जिसमें किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, एक भी रोजगार अगर किसी को व्यवसायी बना देंगे गरीब आदमी को, वो बताइएगा, वो लोन देंगे किसको? अंबानी और अडानी को, जो करोड़ों और अरबों में पैसा लेकर के जाएगा उनके पास, उनको लोन देंगे बैंक से। तो वो फिर गरीबों के नेता कैसे हो गए? तो जब कथनी और करनी में फर्क लगने लगे, तो समझ जाइए कि वो आदमी व्यक्तिगत रूप से सही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आपका साफ तौर पर कहना है कि ये विश्वास दिला रहे, लेकिन ये अंधविश्वास के छाया में रखे हुए हैं चिराग पासवान सभी दलित परिवार। चिराग पासवान ही केवल नहीं, जितने दलित और पिछड़े के तथा कथित नेता बने हुए हैं बिहार और देश लेवल पर, अब वो हमारे समाज का नेतृत्व करने लायक नहीं है। वो ठहर चुके, अब अपने बेटा को सेट करने में है, अपने पोता को, दामाद को, नाती को, भैगना को, समधीन को, उन लोगों को नेता बना करके टिकट दे रहे हैं। आप अगर मांझी जी की बात कर रहे थे, तो मांझी जी अपने समधीन को चुनाव लड़ाए हैं, अपने दामाद को
चुनाव लड़ाए हैं, अपने बेटा को मंत्री बनाए हैं। कोई दूसरा, कोई मांझी समुदाय में दूसरा कोई आदमी नहीं था जिसको टिकट दे करके चुनाव लड़वा सकते। आप रामविलास पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं। जब रामविलास पासवान जी जीवित थे, अपने बेटा को सांसद बनाए, अपने भतीजा को सांसद बनाए, अपने दोनों भाई को सांसद बनाए, और जो बचा खुचा उसको टिकट बेच दिए। तो बताइए, पासवान समुदाय में कितने लोगों को 35 साल वो मंत्री रहे, कितने लोगों को बड़े बड़े मंत्रालय के डिपार्टमेंट संभाले हैं रामविलास जी, कितने लोगों को रोजगार दिला सके मंत्री रहते हुए। कितने पासवान के लोग आज भी 10 साल यहाँ चिराग पासवान सांसद रहे, कितने पासवान के लोगों को वो व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं केवल श्राद्ध में, बर्थडे में, ये में, वो में, केवल भोज खाने और फोटो खिंचवाने आते हैं, जबकि उनको सदन भेजा गया है गरीबों को आवाज़ उठाने के लिए। अभी वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके हाथों में मिला है, जिसमें जैसे कि आप चावल से कुछ और चीज़ बना सकते हैं, लीची का जूस बना सकते हैं, आम का जूस बनता है, मखाना का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, ये मंत्रालय उनको मिला है। 10 साल सांसद यहाँ रहे, 40 साल सांसद उनके पिताजी हाजीपुर में रहे, और अभी उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। हम आपको आज बोल रहे हैं, जब ये कार्यकाल ख़त्म होगा 24 से 29 का, चिराग पासवान जी को पूछ लीजिएगा कि एक भी पासवान को रोजगार दिला पाए हैं अपने विभाग से, मंत्रालय से, तो फिर दोबारा आप हमसे इंटरव्यू लीजिएगा। ये लोग केवल नोटों का सौदा करते हैं, ये व्यवसाय और पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, संघर्ष के नेता नहीं रहे ये सब। चलिए देख सकते हैं क्या कुछ बोले। आज जो है भारत बंदी है, और चिराग पासवान जी और जीतन मांझी जी के बारे में यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ परिवारवादी है, और अपने परिवार के लिए ही लोग जो है मरते हैं और जीते हैं। और क्या यहाँ पर जो है दलित परिवार को ये आरक्षण का जो लड़ाई चल रही है, क्या लगता है कि इन लोगों को मिलेगा फिर से वापस? ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।